पिछला टॉपिक हमने केमिकल रेगुलेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम रेगुलेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं सेंटर्स के बारे में बताऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा डायग्राम फाइग्राम से मुझे बनाने हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इसी में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है, काफ़ी बड़ा कुछ जो मतलब काफ़ी छोटा चैप्टर मान लीजिए, नेक्स्ट ही हो जाएगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला इस चैप्टर को होने में। मेन उससे मैं बात करूँगा रेस्पिरेटरी सेंटर्स के बारे में, कौन क्या क्या काम करता है। रेस्पिरेटरी सेंटर में आता है मेन हमारा ये तो डॉट्स और ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस। उसके अलावा क्या आता है, वो आता है डॉट्स और ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियस स्ट्रक्चर सॉलिटेरियस भी कहते हैं, कन्फ्यूजन होता है ना कहीं न्यूक्लियस स्ट्रक्चर ये भी होता है। ये मतलब अनाटमी में जानेंगे आप इसको, मेन न्यूक्लियस सॉलिटेरियस को और क्या क्या काम रहते हैं। मेन अभी जो डॉट्स और ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस मान लीजिए न्यूक्लियस सॉलिटेरियस। उसके अलावा होते हैं हमारे वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस। तीसरा होता है, फिर आते हैं हमारे पॉन्स वाले सेंटर आ जाते हैं। जैसे इसमें जैसे मैं तीसरा इसमें बताऊँ तो वो होता है प्री बोर्डजिंगर कॉम्प्लेक्स होता है। जिसे हम पेस मेकर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से इम्पल्स को बनाने का काम करता है, एक तरीके से इम्पल्स जनरेट करने का काम करता है। चौथा जो आता है वो आता है हमारा एपिन्यूस्टिक सेंटर, जो कि थोड़ा सा लोअर साइड में होता है। कौन सी बात चल रही है। पांचवा आता है हमारा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, जो थोड़ा सा अपर साइड में होता है। ये बात हो गई हमारे पॉन्स की, ये बात हो गई तरीके से हमारे मेडुला की। अब प्रत्येक के काम की बात करोगे चले तो ये रैंप सिग्नल जनरेट करने का काम करता है। रैंप सिग्नल के मतलब कि टाइडल वॉल्यूम कितना रहेगा हमारा नॉर्मल, जिसमें एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन दोनों मिला के रहता है। टाइडल वॉल्यूम का वॉल्यूम डिसाइड करता है ये, तो ये रैंप सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है, जिसके कारण क्या आता है ये टाइडल वॉल्यूम को डिसाइड करने में फ़ायदा देता है। टाइडल वॉल्यूम डिसाइड करता है ये कितना रहेगा, टाइडल वॉल्यूम डिसाइड करने में काम रहता है। इसका नॉर्मल केस में कोई काम नहीं रहता। इसका काम रहता है इस तरीके से जब वो हमारा और जो विपरीत कंडीशन क्रिएट हुई है, जैसे एक्सरसाइज क्रिएट हुआ है, या पिछला मैंने केमिकल रेगुलेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सीधे सीधे ट्रांसमिट कर जाती है हमारे ब्रेन में, जहाँ पर वो इस तरह H+ आयन बना के इस तरीके से एक्टिवेशन करता है रेस्पिरेशन का, तो वो इसी को ही एक्टिवेट करता है। तो ये मान के चले तो ये यूज होता है एक्सट्रीम केस में, यूज होता है एक्सट्रीम केस जो होता है, जिसमें क्या है कि तरीके से जैसे एक्सपायरेशन जो हुआ वो नॉर्मल एक तरीके से हमारे पैसे प्रक्रिया है, ऐसे वाली कंडीशन जो होगी उसमें एक्सपायरेशन में हमारी पैसे वाली एक्टिव प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये इतना एक्सट्रीम केस है, ये लगा लीजिए। तो एक्सट्रीम केस में जो ड्रग, क्योंकि एक्सपायरेशन जब उसमें एक्टिव प्रक्रिया हो गई और सिंपल ज़्यादा इंस्पायरेशन में ज़्यादा ले रहा है, तो सिंपल ज़्यादा नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम तो मेंटेन करेंगे नहीं ना, टाइडल वॉल्यूम से तो रेंज हमारी ज़्यादा चली जाएगी, क्योंकि फिर बाद में बात फोर्सफुल एक्सपायरेशन पे आ जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम तो मेंटेन रहेगा नहीं, तो इसलिए जो उस समय डॉट्स ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस है वो काम नहीं करेगा जब एक्सट्रीम कंडीशन होगी। तो हमारा वेटर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस काम करेगा। मान लीजिए ऐसे समझ लिया नॉर्मल कंडीशन में तो ये काम कर रहा है, जैसे मैं अभी सांस ले रहा हूँ तो मेरे को इससे ऐसे कोई ऐसी विपरीत कंडीशन तो आई नहीं कि मेरी सांस फूले। तो इसलिए मेरे कंडीशन में, या फिर आप भी यदि मान के नॉर्मल केस में लेक्चर देख रहे होंगे, एक्सट्रीम केस में तो लेक्चर नहीं देख रहे होंगे, ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, तो उस समय भी जो काम कर रहा है वो कर रहा है हमारा आपका ये डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस है, वही काम कर रहा है। ये आप काम करेगा वेंटर ग्रुप का, जो कि एक्सट्रीम केस हो गया, या फिर एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, तेजी से आप भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत तेजी से आप सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तब ये एक तरीके से हमारा वेंटर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस काम करेगा। ये प्री बॉडीजिंग का कॉम्प्लेक्स का होता है, वो इम्पल्स का निर्माण करने का काम है। कि सिंपल सी बात है, जो डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको वो इम्पल्स मिलेंगे, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जो इम्पल्स का फॉर्मेशन करने का जो काम करता है एक तरीके से इम्पल्स, फॉर्मेशन करने का जो काम है वो करता है प्री बॉडीजिंग का कॉम्प्लेक्स, जिसके कारण इससे हम क्या कहते हैं एक तरीके से हम इसको पेस मेकर भी कह देते हैं। रेगुलेशन में इसका कोई योगदान नहीं है, लेकिन ये कि चीज़ें बनाने का काम ये कर रहा था, इसलिए इसको मैंने मेंशन कर दिया। काफ़ी बार जैसे गायटन में, जैसे जहाँ तक मैं मिला नहीं था, काफ़ी हद तक जगह पे चर्चा की नहीं थी, इसलिए ज़्यादा चर्चा की नहीं जाती।
क्योंकि ये सिर्फ बनाने का काम कर रहा है, इसके खुद के हाथ में कुछ भी नहीं है। जैसे एसिड नोड की बात करते हैं तो वो हार्ट रेट कंट्रोल करता है, लेकिन उसको एसिड नोड को तो वेगस और वही कंट्रोल कर रही है ना, हमारी ब्रेकस और सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। उसका कुछ का एसिड नोड की खुद की मर्जी थोड़ी ना होती कोई किसी चीज़ में। तो ऐसे में इसलिए ऐसे इसको उस कंडीशन इस प्रकार चलते करते हैं। एपिनिस्टिक सेंटर की बात करते हैं तो इसका क्या काम होता है, तो इसका काम होता है इंस्पिरेशन को बढ़ाना। हाँ, इंस्पिरेशन को बढ़ाने का काम होता है और कुछ नहीं है। और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का काम होता है इसको इनहिबिट करना। तो इस तरीके से ये समझ लीजिए थोड़ा सा अपर ऊपर के लेवल पे आ जाते हैं। ऊपर का लेवल मतलब इस लेवल से ऊपर नहीं, बाकी की जो है मेडुला से ऊपर के लेवल पे आते हैं, जिसका मतलब थोड़ा सा जैसे एपिनिस्टिक सेंटर होता है वो मेन होता है, सिग्नल सप्लाई करने का काम करता है। इस तरीके से डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस को, जैसे डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस को कौन सिग्नल सप्लाई करता है, वो हमारा करता है हमारा। इस तरीके से एपिनिस्टिक सेंटर करता है सप्लाई। तो इसलिए ये चीज़ समझिए, जो भी मतलब ये मान चले हमारे कीमो रिसेप्टर हुए या और जो हुए, जैसे ये अपर लेवल पे सिग्नल हुए तो शायद नॉर्मल केस में डॉटर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस हो जाएंगे। लेकिन क्या है, जब एक्सट्रीम केस बढ़ने लग जाएगा, मान लीजिए जिसमें वो टाइडल वॉल्यूम को मेंटेन नहीं कर पा रहा, ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम से काम नहीं चलेगा, तब वो वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बातचीत आ जाएगी। इसमें सिंपल सी बात है, इसमें तो खाली कोई इंस्पिरेशन के कार्य सिग्नल दे रहा था, क्योंकि सिंपल सी बात है एक्सपिरेशन तो नॉर्मली हो जा रहा है अपने आप। इसमें वो इंस्पिरेशन ज़्यादा, इंस्पिरेशन के लिए भी सिग्नल देगा। तो इसमें ध्यान रखें, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस तो खाली इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है हमारा, और जो कि वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस इंस्पिरेशन के साथ एस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है। ये चीज़ें थोड़ा सा मैं रफ में बता रहा हूँ, आपको वैसे लिखने की जरूरत नहीं, मैंने रफ के कहा जाता, थोड़ा सा मेरे नाम फाम बताने थे, काफ़ी बार होता है वो आपको याद नहीं रहते, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं लिख के बता देता हूँ ये चीज़ें। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे ज़्यादा छोटा चैप्टर तो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्वेश्चन इसका आते ही आता है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ जा चुका है इसका। न्यूरल रेगुलेशन रेस्पिरेशन पूछ सकता है, चाहे 5 नंबर का 2 नंबर का पूछ सकता है, या सेंटर्स के बारे में पूछ सकता है, कैसे कैसे क्या होते हैं। थोड़ा सा वो ट्रिकी करने के लिए इसको मिड पॉन्स या उससे काट काट के भी पूछ सकता है, एक प्रॉपर की क्रॉस सेक्शन से भी क्या क्या होता है। तो प्रॉपर जैसे मैकेनिज्म के बारे में बात करके चलूँ, जैसे कैसे होती है, जैसे आपको ऐसे इंस्पिरेशन करना है तो क्या होगा, इंस्पिरेशन की बात करके चलो तो इंस्पिरेशन वाले फेज में क्या होता है, जो हमारा आता है डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस होता है। डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस वो सिग्नल भेजता है कि इतनी जनरेट करने के लिए प्री बॉडीजनल सिग्नल को बताता है, बॉडीजिंग कॉम्प्लेक्स को बताता है सिग्नल जनरेट करना है, प्री बॉडीजिंग कॉम्प्लेक्स को बताता है सिग्नल जनरेट करो। सिग्नल जनरेट करने के लिए कहता है, फिर उससे वो क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड में तो भेजेगा, स्पाइनल कॉर्ड में भेजेगा। स्पाइनल कॉर्ड में ये वाली जैसे फेनिक्स नर्व सप्लाई रहती है डायफ्राम की, तो उसमें शायद C2, 3, 4 रहती है, जहाँ तक ध्यान है देख लेना, करेक्शन कर लेना, मैं ध्यान नहीं ज़्यादा। तो स्पाइनल कॉर्ड की 3, 2, 3, 4 होता है, उससे फिर डायाफ्राम हो जाता है, डायाफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इस प्रकार ये चीज़। तो ये तो हमारा आता है फिर नॉर्मल केस में। इसको सिंपल सी बात है, इसको इंस्पिरेशन नहीं करना है, वो कितने लंबे तक करना है उसको कौन कंट्रोल कर रहा था इंस्पिरेशन के लिए, वो आता है हमारा एपिनिस्टिक सेंटर। एपिनिस्टिक सेंटर कह रहा था इंस्पिरेशन बढ़ाने की, इसके कारण ये इंस्पिरेशन कर रहा है ये। अब मान के चले उसका एक्सपिरेशन करना है, एक्सपिरेशन में क्या करेगा कि हमारा जो आ जाएगा वो आएगा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का रोल आ जाएगा। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करेगा कि इसको क्या इनहिबिट कर देगा, इनहिबिट कर देगा तो ये इसको सिग्नल मिलेगा नहीं, इसको भी फिर इसको भी सिग्नल नहीं मिलेगा। फिर डॉट्स ग्रुप ऑफ सिग्नल ग्रुप है, जैसे मैं बता दिया था कि टाइडल वॉल्यूम जनरेट करने के लिए भी सिंपल सी बात है, उसने बता दिया कि इतने तक टाइडल वॉल्यूम जनरेट करना है, 500 ml हो गया और नहीं चाहिए, तो इसलिए उसने कह दिया कि इसने रिदम बनाना बंद कर दिया कि इतने तक ही चाहिए और नहीं चाहिए। तो इसने क्या किया, जो बॉडी कॉम्प्लेक्स को सिग्नल देना बंद कर दिया, रैम्प सिग्नल। इसके बाद क्या किया इसने, पी बॉडी सिग्नल, सिंपल सी बात है, आपको कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो सिग्नल चाहिए रेस्पिरेशन के, वो देना बंद कर दिया। जिसके कारण देना बंद कर दिया तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है डायफ्राम को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो रहेगा नहीं, वो रिलैक्स भी तो करेगा। अब रिलैक्स करने के लिए उसको अलग से नर्व सप्लाई तो चाहिए नहीं, क्योंकि वो तो पैसे सप्लाई है, तो वो डायफ्राम का हुआ इस तरीके से लास्ट में रिलैक्स हो जाएगा, जिसके कारण क्या बन जाएगा, हमारा एक्सपायरेशन हो जाएगा। ये रफ मैं बता रहा हूँ, मेरा ऐसा कुछ खास नहीं है। अब बनाने के आए तो इधर ढंग से बना के आए, जब बना के आए तो क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसा आता है इंस्पिरेशन की मैकेनिज्म कैसे रहती है, एक तरीके से थोड़ा समझाने की, या फिर एक्सपिरेशन की मैकेनिज्म कैसे रहती है थोड़ा समझाने की। तो ये चीज़ उसमें पूछता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम वगैरह की बारे में, कि यदि उसमें बस एक्सपायरेशन वगैरह का पूछे तो ज़्यादा एक्सपायरेशन का बताना होता है, एक्सपिरेशन का पूछे तो कुछ नहीं करना, बस आपको ये एपिनिस्टिक सेंटर बता देना है उसमें,
और फिर न्यूरोटॉक्सिन ने बता देना, मतलब उसमें बताते हैं एप्रिसिएशन को इनिबिट कर देते हैं, इंस्पिरेटिन वाला जो बढ़ाने वाला सिग्नल है वो बंद हो जाएगा, जिसके कारण क्या है कि तरीके से फीडबैक जाएगा कि डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस को कि एक तरीके से और नहीं बढ़ाना है, एक तरीके से इसका वो जो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से जो इस तरीके से क्या है तो वो उसका जो इंस्पिरेशन है वो और नहीं बढ़ाना, या फिर देखेगा जैसे मान के चले कि वो टाइडल वॉल्यूम जितना हो गया है कि नहीं हो गया है, टाइडल वॉल्यूम जितना हो गया होगा इस तरीके उसका इंस्पिरेशन, तो वो उसको सिग्नल सिग्नल देना बंद कर देगा। फिर बॉडी कॉम्प्लेक्स को ये सिग्नल देगा कि इसको और सिग्नल नहीं देने, एक तरीके से ये सिग्नल देगा इस तरीके से कि इसको मतलब जो सिग्नल जो जनरेट कर रहे थे वो और जनरेट ना करे, तो सिग्नल जनरेट नहीं होंगे, सिंपल डायग्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, उसको भी तो नर्व सिग्नल की जरूरत है, तभी तो वो तरीके से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तभी तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर यदि उसको सिंपल बात है वो मिलेंगे तरीके क्या कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अभी उसको न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं मिलेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट का करेगी मसल। तो ये यही बात इस पर आ जाती है, इसमें सिंपल सी बात है, और इसमें कुछ खास में जानने का है नहीं। मैं जो उससे आपसे क्वेश्चन पूछा था टेक्निकल जो हकीकत में आने को लाए गए आपके क्या जो थोड़े से अपर लेवल के, वो एक तरह से क्रॉस सेक्शन पूछ सकता है। जैसे मैं एक तरीके से डायग्राम बनाऊं थोड़ा सा पॉन्स मीडिया का, तो ये अपर लेवल पे क्या आ गया हमारा इस तरीके से न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, फिर क्या आ गया लोअर लेवल पे हमारा क्या आ गया इस तरीके से मतलब न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पे क्या आ गया एपिनेस्टिक सेंटर, फिर क्या होगा इस तरीके से वेंट्रल ग्रुप के न्यूक्लियस, फिर इसके अलावा डोर्सल ग्रुप के, मैं थोड़ा सा पीछे बता दें वैसे पीछे की साइड ही होंगी बिल्कुल। तो इस तरीके से क्या होगा इस तरीके से वेंट्रल ग्रुप के आ गए और फिर पीछे की साइड आ गए हमारे डोर्सल ग्रुप के, ये चीज़ आ गई। ये क्या आ गया न्यूमोटॉक्सिक और एपेनिस्टिक, ये आ गया सेंटर। तो मेन वो चीज़ पूछता है क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन में पूछता है कि यदि वो इसके ऊपर से काटा जाए, इसको किसको काटा जाए तरीके से ट्रांजिशन किया जाता है अपर टू एबव प्रॉन्स किया जाए, एबव प्रॉन्स में क्या किया जाता है ट्रांजेक्शन किया जाए, जिसमें क्या किया जाए एक्स मतलब जो हमारे 10th क्रीन है वो इंटैक्ट रहे, तो कुछ फर्क पड़ेगा रेस्पिरेशन पे नो, क्योंकि सिंपल जैसे सारे सेंटर इंटेक्ट है हमारे, वेगस नर्व भी इंटेक्ट है, वेगस नर्व का क्या काम होता है इस तरीके से इंस्पिरेशन को स्लो करना, मतलब इंस्पिरेशन को बढ़ाना इस तरीके से रेस्पिरेशन रेट को घटाना इस तरीके से, तो इसलिए इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। और यदि इंस्पिरेशन ये है कि इंटेक्ट नहीं है डैमेज हो गई, तो इस तरीके से क्या होगा हमारा डीप इंस्पायरेशन होगा, ये और कुछ नहीं इम्पैक्ट नहीं आएगा। दूसरा पूछा जाता है मिड पॉन्स कर रहा है, मिड पॉन्स कर दिया और माने चले एक्स इंटैक्ट है, तो सिंपल सी बात है जो इस तरीके से एपिनिस्टिक सेंटर का जो काम कर रहा है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का काम को कर रहा था हमारा न्यूमोटॉक्सिक, वो इस तरीके वेगस नर्व भी तो कर ही रही है, वेगस नर्व का क्या काम है इस तरीके से, वेगस नर्व का काम होता है इस तरीके से जो इंस्पिरेशन को इस तरीके से बढ़ाना, जैसे सिंपल सी बात है इंस्पिरेशन को इस तरीके से कम करना या इस तरीके से रेट को घटाना। तो जैसे इसमें मैंने एक्स इंटैक्ट है तो क्या होगा इस तरीके से ये पता होना चाहिए, तो एक्स इंटैक्ट है तो ये पता होना चाहिए कि जैसे वो हमारा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर था उसका क्या काम था कि वो इंस्पिरेशन को घटा रहा था, तो सिंपल सी बात है इंस्पिरेशन को घटाने के लिए जो मैकेनिज्म है वो नहीं चलेगी, तो सिंपल सी बात है थोड़ा डीप इंस्पिरेशन आने लग जाएगा, ये चीज़ जानने चाहिए। वेगस नर्व का क्या काम रहता है इस तरीके से वो इंस्पिरेशन को घटाने का काम रहता है, तो इसलिए छोटे मोटे लेवल पे इंस्पिरेशन तो घट ही रहा है, सिंपल सी बात है, ये चीज़ ध्यान रखें हमारा जो छोटे मोटे लेवल पे इंस्पिरेशन है वो इस तरीके से घट ही रहा है, तो इसलिए वो जो सेम है वो इस तरीके से ये वाला ये सिंपल सी बात है डीप इंस्पिरेशन का वो इसमें भी आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा इस तरीके से, और कुछ नहीं है। फिर मान के चले वेगस भी कट हो गई, तो इंस्पिरेशन को घटाने वाले जो भी फैक्टर हैं एक तरीके वो सारे खत्म हो गए, चाहे वो हमारा एक तरीके से ये हमारा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर हुआ या फिर सिंपल तरीके से वेगस हुई, ये दोनों कट हो गए, तो क्या होगा इस तरीके से वेगस नर्व ऊपर की तरफ जाएगी, इंस्पिरेशन होगा और एपेनिया ही हो जाएगा, इन्हें इंस्पिरेशन मतलब एक बार आदमी ने सांस ली तो वो सांस लेता ही रह जाएगा इस तरीके से, ये लगा ले इंस्पिरेशन करेगा ही नहीं, सीधी लाइन आ जाएगी पलटना नहीं तरीके से, सीधी वाली नहीं होगी लेकिन आ जाएगी इस तरीके से, उससे खतरनाक होगा, तो ये थोड़ा सा खतरनाक मामला है और ज़्यादा ये ग्राफ पूछा जाता है क्योंकि ये तो डीप इंस्पिरेशन इनरेगुलर इंस्पिरेशन तो आपको पता रह जाती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ बन जाता है, ये चीज़ है। फिर मान के चलो पॉन्स मेडुला की जंक्शन में काट दिया,
पॉन्स मेडुला के जंक्शन पे काट दिया तो क्या हुआ? ओके, सिंपल सी बात है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस है वो इस तरीके से सेपरेट भी कंट्रोल कर सकता है इस तरीके से। पर क्या है कि वो इस तरीके से वो डिपेंड करता है इस तरीके कुछ हद तक कि एपिनिस्टिक सेंटर है कि उसको बॉडी के अनुसार कितना इंस्पिरेशन चाहिए और कितना इंस्पिरेशन है, यानी कि इस तरीके से रिदम है उसको कंट्रोल करने का काम करता है इस तरीके से हमारा वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस। तो पॉन्स यदि कट जाएगा, पॉन्स मेडुला का जंक्शन यदि कट जाएगा तो क्या होगा? पॉन्स मेडुला का जंक्शन कट जाएगा तो रेस्पिरेशन तो लगभग नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन क्या है कि इस तरीके से वो इरेगुलर हो जाएगा। वेगस की अब चर्चा नहीं होगी, वेगस तो पॉन्स में ही जाती है, तो वेगस तो कट ही गई, तो अब तो कुछ नहीं बचा उसका। तो वेगस कट चुकी है, तो इसलिए आती है हमारी, हालांकि वेगस इस वाली बात है मेडुला से निकलती है कुछ हद तक, लेकिन वो इस तरीके से काफ़ी उस तक उसकी बात अलग आ गई अब, तो वेगस की अब बात नहीं होगी। इसलिए इसमें क्या रहेगा, एक तरीके इरेगुलर रेस्पिरेशन रहेगा, इरेगुलर, क्योंकि सिंपल सी बात है हर समय जरूरी नहीं कि हमारी रेट सेम रहे। ये चीज़ है, कभी कभार हम 1 मिनट में से 12 बार ले रहे हैं तो कुछ बार ऐसा होगा कि हमारी सांस तेज आ रही है, कुछ हमें सांस हम धीमी ले रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखें। फिर क्या होगा कि इस तरीके से उससे भी नीचे काट दिया, मान के चले, सिंपल सी बात है, मेडुला के भी बिलो काट दिया हमने, सिंपल सी बात है, बिलो मेडुला, तो क्या होगा? बिलो मेडुला मतलब रेस्पिरेटरी सेंटर खत्म हो गया, आदमी मर गया। ये चीज़ है। दूसरी तीसरी एक कंडीशन आ सकती है जो कि काफ़ी फैसिनेटिंग कंडीशन है, जिसे हम ऑनलाइन कर्स कहते हैं। ये आपसे पूछ सकता है ऑनलाइन कर्स। ऑनलाइन कर्स में क्या होता है इस तरीके से कि आदमी का केवल कॉर्टिकल कंट्रोल रहता है। जैसे इसमें मान के चले हम चाहें तो अपने मन से भी तो सांस ले सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हम सेंटर्स पे भी तो इतना डिपेंडेंट नहीं है ना। तो इसलिए क्या उस कंडीशन में प्री बॉडी का कॉम्प्लेक्स तो इंटैक्ट रहता है, लेकिन क्या जो बाकी के सेंटर जो होते हैं ना वो सारे चले जाते हैं। तो इसलिए ओनली कॉर्टिकल कंट्रोल रहता है इस तरीके से हमारा। ये चीज़ पता रहनी चाहिए, यानी कि यदि ये चीज़ मान के चले आप सो गए मान के चले तो, या कुछ और करने लग गया, आपका ध्यान भटक गया सांस लेने से, जैसे मेरा भी ध्यान भटक गया, मैं सांस लेने के बारे में सोच नहीं रहा, लेकिन फ्री में सांस ले रहा हूँ, मैं भी वही वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं सांस लेने के बारे में सोच ही नहीं रहा, तब भी मेरे को ऐसा थोड़ी ना मैं सांस नहीं ले पा रहा। लेकिन इसके आदमी के केस में क्या है कि उसे सांस लेने के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने मन से जोर लगाना पड़ेगा सांस लेने के लिए, तब इस तरीके से वो सांस ले सकता है। उसके लिए जो कॉर्टिकल कंट्रोल है वो ऑपरेशनल नहीं है, वो एक तरह से नेसेसिटी है। तो ये चीज़ है। ये ऑनलाइन कर्स पे जैसे कहावत बनी हुई है कि यार कोई ने मरवा अमरू को दिया, पता नहीं मुझे, ऐसे ही नहीं है, अंग्रेजों की कहानी में जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है उतना। ये चीज़ होती है। फिर थोड़ा सा इरेगुलर रेस्पिरेशन आता है हमारे, थोड़े बहुत ट्यूबर रिफ्लेक्स आते हैं, उसके बारे में बात करें तो ये आता है बेसिक रिफ्लेक्स आता है, वो आता है हर्निंग हर्निंग बुअर रिफ्लेक्स। हर्निंग बुअर रिफ्लेक्स का मतलब क्या है कि लंग ज़्यादा स्ट्रेच तो करते ही नहीं है, लंग स्ट्रेच हो जाएंगे, ज़्यादा स्ट्रेच हो गए लंग स्ट्रेच। लंग की स्ट्रेचिंग क्या है, सिग्नल भेजेगी किसको, हमारे डोर्सल वाले ग्रुप को ही भेज देगी, डोर्सल ग्रुप न्यूक्लियस को, और उससे क्या होगा इस तरीके से इनिबिशन हो जाएगा इंस्पिरेशन का। जिसमें पता है लंग ओवर स्ट्रेच हो गए तो उनकी मसल भी सिग्नल भेजेंगे, इसका यही मतलब है और कुछ मतलब नहीं है। जे रिफ्लेक्स आता है कुछ हद तक, वो उसके बारे में वो कॉन्ट्राडिक्शन है, बस ये पता करना चाहिए, वो जे रिफ्लेक्स हमको पल्मोनरी एडीमा में देखने को मिलता है, और कुछ इसमें खास जानने का है नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है इसका हकीकत में क्यों होता है, क्या होता है, इससे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी। इसके हिसाब से तो साइंटिस्ट और नहीं खोज करी इसके बारे में, गार्डन के हिसाब से बात करें तो, इसलिए ये चीज़ बस ये जे रिफ्लेक्स आता है पल्मोनरी एडीमा में देखने को मिलता है, ये जाने है, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, और इससे उसका कुछ खास मतलब है नहीं है। फिर जो मेन टॉपिक आता है वो आता है एबनॉर्मल ब्रीदिंग या पीरियोडिक ब्रीदिंग जिसे कहते हैं। एबनॉर्मल ब्रीदिंग सबसे पहले ब्रीदिंग आती होती है हमारी काइम स्ट्रोक ब्रीदिंग। काइन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग
कायम स्टोक्स ब्रीदिंग में क्या होता है कि जो हमारा सिंपल सी बात, कायम कायम स्टोक्स ब्रीदिंग में क्या होता है कि हमारा जो क्या है कि एक तरीके से नॉर्मल में क्या होता है, जैसे एक हमने एक बार हाइपो वेंटिलेशन करना स्टार्ट कर दिया, सिंपल सी बात है, जो उसमें क्या है कि हाइपो वेंटिलेशन स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा एक तरीके से जो हमारा सिस्टम जो कैसे काम करेगा, हाइपो वेंटिलेशन सिस्टम से वेंटिलेशन करने लगे है, हाइपर वेंटिलेशन करने लगे मान चले, तो उसका जो इस तरीके से जो सिग्नल है कि इस तरीके से ब्लड लेवल की कि कितना है कितना है, कि जो ब्लड लेवल जाएगा इस तरीके से हमारा जो कीमो रिसेप्टर या ब्रेन तक जाएगा, वो उसको डिटेक्ट करेंगे, फिर डिटेक्ट करने के बाद सिग्नल भेजेंगे, और सिग्नल भेजने से क्या पता लगेगा कि वो उस हिसाब से रेस्पिरेशन को चेंज करेगा, ये चीज़ रहती है। तो इसमें क्या है, जैसे मान के चला हाइपो वेंटिलेशन है रखा है यहाँ, हाइपर वेंटिलेशन से बात करें, जैसे किताब में तो हाइपर वेंटिलेशन को एक्सप्लेन कर रखा था। हाइपर वेंटिलेशन होता है जिसके कारण क्या है कि ब्लड में क्या होता है एक तरीके से PO2 का लेवल ज़्यादा होता है, PCO2 का लेवल कम होता है, तो वो ब्लड क्या है तरीके से ब्रेन तक पहुँचता है, ब्रेन या फिर इस तरीके से कीमोटैक्टिक सेंटर बात कर चले, वो उससे क्या करता है कि वो एक तरीके से डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्शन होता है इस तरीके से, डिटेक्शन ऑफ PCO2 या O2 कर ले PO2, इसका डिटेक्शन होता है। फिर एक तरीके से क्या होता है सिग्नल किए जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिग्नल जनरेट किए जाते हैं, और उसके बाद उसको भेजा जाता है, यानी कि इसको प्री बॉर्जिंगर को भेज दें या फिर डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस को भेज लेते हैं, ज़्यादा डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस किया ज़्यादा सेम सही लगता है, तो वो डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस को भेजता है, जिसके कारण क्या होता है फिर हाइपोवेंटिलेशन हो जाता है। तो ये तो सही बात है, लेकिन क्या है कि एक तो नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकता है ये, या फिर पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी हो सकता है, जिसमें क्या है कि तो ये सिग्नल है वो तेजी से डिले हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि आप तो हाइपर वेंटिलेशन अभी से कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन को बहुत टाइम बाद चला चला, क्योंकि सिंपल सी बात है ब्लड में जो चेंज आया है इस तरीके से, जो क्योंकि ब्लड में कब चेंज आएगा, क्योंकि ब्लड हमारा वेंटिलेशन हाइपर वेंटिलेशन कर रहा है, ब्लड आया हमारा लंग्स में आया, पहले लंग्स में फिर ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर ऑक्सीजनेटेड होने के बाद सिंपल सी बात है ऑक्सीजनेटेड किस में आता है, लेफ्ट एट्रिया में आता है, फिर लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर इंटरनल कैरोटिड आर्च ऑफ आयोटा से होते हुए हमारे इंटरनल कैरोटिड आर्ट होते हुए ब्रेन तक जाता है, तो काफ़ी एक लंबा पाथ हो जाता है। तो हम हाइपर वेंटिलेशन तो अभी से कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि जो उसका इम्पैक्ट है हाइपर वेंटिलेशन, जो ब्रेन को कि पता चल रहा है कि हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, ये थोड़ा सा डिलेड पता लगती है, जिसके कारण क्या कि हाइपर वेंटिलेशन वाली रिदम बन जाती है। जैसे बात करें, चलो मैंने हाइपर वेंटिलेशन वाली रिदम बन गई, हाइपर वेंटिलेशन की, हाइपर वेंटिलेशन वाली हाइपर वेंटिलेशन वाली रिदम बन गई, लेकिन फिर क्या उसको पता चला कि हाइपर वेंटिलेशन कर रहा है, तो उसको उसको क्या सिग्नल धीमे करने, तो फिर तेरे हाइपर वेंटिलेशन वाली चल रही, तो हाइपर वेंटिलेशन वाली भी धीमे आ रही है, इसलिए क्या कि धीरे धीरे हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, या फिर धीरे धीरे हाइपर वेंटिलेशन होता है, धीरे धीरे हाइपो वेंटिलेशन हो रहा है, इसलिए तो इस प्रकार सिस्टम चल रहा है इसका, जिसमें हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है। तो एक तरीके से काइम स्ट्रोक ब्रीदिंग का सिस्टम होता है, जिसमें कुछ चीज़ें बढ़ती हैं एक तरीके से, फिर घट जाती हैं। इसका मेन जो इसका कॉज रहता है वो एक तरीके से डिलेड रीच ऑफ एक तरीके से ब्लड रहता है, एक तरीके से इसमें इसके क्या है डिलेड रीच ऑफ चेंज ब्लड कहते हैं, चेंज, अब चेंज क्या है हाइपो वेंटिलेशन के हिसाब से अलग चेंज आएगा तो ब्लड में, और एक तरीके से हाइपर वेंटिलेशन के हिसाब से अलग ब्लड आएगा, तो चेंज ब्लड एक तरीके से पहुंचता है किसमें, हमारे ब्रेन में, जिसके कारण क्या होता है हमारा तो जो होता है ये काइम स्ट्रोक ब्रीदिंग मिलती है। अब डिलेड रीच कैसे हो सकता है, तो डिलेड रीच कब होगा, जब ऐसे बहुत ज़्यादा हमारा हार्ट फेल कर जाए, तो आपको हार्ट फेल कर रहा है हमारा, बस भले ही माइनर लेवल पर बन रहा है, हार्ट फेल में तो क्या बहुत ज़्यादा सिम्टम देखने को मिलेंगे, बाकी हमारा माइनर लेवल पर यदि हार्ट फेल कर जाए तो इसलिए जो नॉर्मल गति होती है हमारी, एक तरीके से जो ब्लड को इस तरह लंग्स से लेकर सिंपल सी बात है हमारे जो इस तरीके से ब्रेन तक पहुँचाने वाली वो कम हो जाएगी, तो इसलिए जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसमें देखने को मिलता है। तो या फिर पैथोलॉजिकल पूछे तो कोई, बाकी ये फिजियोलॉजिकल में बता दें, ये नॉर्मल केस में भी मिल सकता है, ये ऐसी बात नहीं कि इसमें पैथोलॉजिकल कंडीशन में ही मिलेगा। फिर दूसरा आता है वो हमारा आता है बॉयड्स ब्रीथ। बर्ड्स ब्रीथ के बाद में बात करके चले, तो इसका बर्ड्स ब्रीथ की बात करके चले तो इसमें क्या कहते हैं इर्रेगुलर रेस्पिरेशन होता है। इर्रेगुलर रेस्पिरेशन क्यों होता है, क्योंकि इसमें मेडुला डैमेज हो जाता है, ये ध्यान रखना है,
और आपको ऐसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मेडुला डैमेज हो जाता है, जिसमें क्या है जैसे डीप इंस्पिरेशन के बाद क्या होगा इस तरीके से, जैसे डीप इंस्पिरेशन लिया हमने बार बार बीच में, फिर उसके बाद क्या एपनिया ही आ गया सीधे सीधे। इसका कुछ ऐसा कोई कारण होता नहीं है, बॉइड कर गई इस तरीके से, ये चीज़ है इसका। फिर तीसरा आता है हमारा एपनिस्टिक ब्रीदिंग। एपनिस्टिक ब्रीदिंग मैंने बताई थी क्या था, हमारा हमारा मिड पोन्स पोन्स का डैमेज आ गया, मिड पोन्स का डैमेज था एपनिस्टिक ब्रीदिंग, इसीलिए मैंने इस पर पैटर्न बताया था। ये क्या था हमारा, ये एक तरीके से, ये एक तरीके से हमारी एपनिस्टिक ब्रीदिंग हो गई। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी आती है, लास्ट ही मतलब लीस्ट का हमारे लीस्ट ही है, लास्ट और लीस्ट भी वो आती है हमारी कुसुमाल से रेस्पिरेशन। कुसुमाल रेस्पिरेशन में क्या होता है हमारा एक तरीके से एसिडोसिस हो रखी है। एसिडोसिस का मतलब मेटाबॉलिक क्योंकि सिंपल सी बात है, रेस्पिरेशन तो चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो एसिडोसिस हो रखी है, यानी कि इस तरीके से सिंपल सी बात है CO2 को ज़्यादा निकालना पड़ेगा, तो कंपल्सेटरी रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होता है, कंपल्सेटरी रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। कंपल्सेटरी रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में क्या होता है हमारा हाइपर वेंटिलेशन करने लग जाता है, ये चीज़ है। कुसुमा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में मिलती है, वो मेन कॉजेज में आता है हमारा इस तरीके से। उसमें भी हमने जैसे कीटोन बॉडी मैंने बताई थी, जब मैंने बताया था कुसुमा कितनी मिलती है, क्योंकि कीटोएसिडोसिस में उसको बैलेंस करना होता है इस तरीके से, तो हाइपर वेंटिलेशन मिलता है उसको एसिडोसिस को बैलेंस करने के लिए रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस से। तो ये हमारा रेगुलेशन खत्म हुआ है एक तरीके से चैप्टर, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, लेकिन इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स आ जाती है, ब्रॉड ब्रीदिंग, काइमस्टोक ब्रीदिंग, कुसुमाल रेस्पिरेशन, और उसके अलावा हेरिंग ब्रिंग रिप्लाई, यहाँ तक ये तो पूछा नहीं गया, तो छोड़ दीजिए। और उसके अलावा ये मेन आपको सेंटर्स पता होने चाहिए, मेन आपको ये पता होनी चाहिए कि तो मैकेनिज्म क्या है, बताई थी मैंने, जो इसके पीछे पढ़ना था वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वही पूछता है आपसे ज़्यादातर नॉर्मल चीज़ों में। अब टेक्निकल ट्रामा को याद रखनी भी है तो साथ जो मैंने कट सेक्शन बताए थे वो याद रख लीजिए, इससे ज़्यादा अपर लेवल पर कोई आज तक किसी ने पूछा नहीं है। ये भी याद रखें, बोर्ड भी कोई नहीं पूछ रहा आपसे। मेन बात आपको काइनेस्ट्रोक ब्रीथिंग याद रख लियो, ये मान के लिए कुछ मार्क्स रेस्पिरेशन याद रख लीजिए इस सेक्शन में, और आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये तरीके से छोटे छोटे चैप्टर हैं, इस तरीके से ज़्यादा फिजियोलॉजी छोटे छोटे चैप्टर है। मेन हम फिजियोलॉजी करेंगे, हमारी बायोकेमिस्ट्री का सेशन हमारा पूरा ही हो चुका है हमारा, तो फिजियोलॉजी हमारी अब तेज़ चलेगी स्पीड से, तो थोड़ा सा अब स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी एक ईजी सब्जेक्ट है, जैसे मुझे तो थोड़ा सा इसमें करना था बताना था, बाकी मैं हो सकता है मैं खाली बोल रहा लेक्चर भी लूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत करें, और थोड़ा सा सीरियस ले, मतलब ईजी सब्जेक्ट तो है लेकिन आपको सीरियस लेना पड़ेगा।